नमस्कार साथियों, मैं सुभाष शुभकामना सिटी ग्रुप हाउसिंग वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज तीसरा वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। अपडेट सीरियल नंबर 70 डेटेड 20 जनवरी 2024। इससे पहले के दोनों वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। उसी के संबंध में आज जो क्वेरीज होम बायर्स के थ्रू मेरे पास पहुंची हैं, उन सभी का जवाब देने के लिए आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे होम बायर्स और कुछ दूसरे ग्रुप के सदस्य मेरे बारे में कुछ बातें कर रहे हैं कि मैं बिल्डर के बिहाफ पर काम कर रहा हूँ या आरपी श्री आनंद सोनभद्रा जी के बिहाफ पर काम कर रहा हूँ और मुझे अपने फ्लैट की डिलीवरी किसी दूसरे प्रोजेक्ट में मिल चुकी है या मुझे बिल्डर की तरफ से जो भी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है वो उसका भुगतान उसने मुझे कर दिया है। इस टाइप की बातें पिछले 5-6 सालों से मेरे संज्ञान में आ रही है, मेरी टीम के संज्ञान में भी आ रही है और समय समय पर मुझे इस बारे में प्रताड़ित भी किया गया है। पर आप सबके सामने सम्मुख होते हुए मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में जो अभियान मेरी टीम ने शुरू किया है और उसमें आप लोगों ने लोगों को विश्लेषण करना है कि कहाँ तक मैं और मेरी टीम के सदस्य आपकी संभावनाओं पर, आपकी आशाओं पर खरे उतरे हैं। बाकी इस प्रकार के जो भी र्यूमर्स हैं या अफवाह हैं वो तो सब चलती रहेंगी, परंतु आपके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में मेरा भी फ्लैट है और मेरे कोर टीम के जो सदस्य हैं उन सबका भी फ्लैट है और हम सभी मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो इस टाइप के जो भी प्रलोभन और अफवाह और जो इस टाइप के जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सब निरर्थक हैं, इनका कोई आधार नहीं है। बाकी हमारी जो भी कार्यविधि रही है मेरी टीम की, उसके अनुसार आपने निर्णय लेना है कि जो भी बातें आपके सामने रखी जा रही हैं वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को विराम देते हुए आपके द्वारा जो क्वेरीज पूछी गई है आज फिर से मैं उन सब का जवाब देने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहला प्रश्न जो बार बार व्हाट्सएप माध्यम के से मेरे पास आ रहा है, उसमें ये कहा गया कि क्या कोई टाइम लिमिट फिक्स की गई है कृष बिल्डर द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इस बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कृष बिल्डर कर रहा है उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ईमेल के माध्यम से उन्होंने जो आपको संपर्क किया उसमें उन्होंने 31 जनवरी 2024 की टाइमलाइन बताई है, परंतु आप इस टाइमलाइन से बाध्य नहीं हैं। आपके पास जब भी समय है, फरवरी माह में, मार्च माह में, यहाँ तक कि अप्रैल महीने में भी जाकर भी आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। जो सदस्य दिल्ली एनसीआर से बाहर या ऐसे सदस्य जो कि आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर रह रहे हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके ईमेल के माध्यम से भी बिल्डर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं। और जब भी कभी आप दिल्ली आते हैं तो उस समय आकर आप बिल्डर से फिर से इन डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाकर वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अगर आप रिलेशनल प्लान की बात करते हैं और एनसीएलटी ने जो वर्डिक्ट 12 सितंबर 2022 को दिया है, उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की आज आवश्यकता क्यों आ पड़ी है, उसका कारण ये है कि हमारे रेशन प्लान के अप्रूवल 12/9/2022 के बाद भी काफ़ी सारे क्लेम बिल्डर के पास और आरपी श्री आनंद सोनभद्र जी के पास आए हैं। हो सकता है कि ये सारे क्लेम जेन्युइन हो या हो सकता है कि ये वाले क्लेम जानबूझकर लगाए गए हों, क्योंकि पुराने बिल्डर पीयूष तिवारी के कुछ
एजेंट आज भी अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से फिर से कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाए या ये रेडिएशन प्लान पूरी तरह से डिरेल हो जाए। तो हो सकता है कि शायद इसलिए भी कुछ जाली क्लेम लगाए जा रहे हैं, परंतु जो जेन्युइन बायर हैं और जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो मैं समझता हूँ कि उन सबके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, बैंक स्टेटमेंट, अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर बायर एग्रीमेंट। अगर बैंक से उन्होंने लोन लिया है तो बैंक से संबंधित सभी कागजात उनके पास उपलब्ध होंगे। और यही सभी डॉक्यूमेंट्स आपने आरपी श्री आनंद सोनभद्रा जी को भी जब हमारा प्लान स्टार्ट हुआ था 2018 में और 2019 में भी सभी लोगों ने क्लेम फॉर्म भरकर आनंद सोनभद्रा जी के पास जमा कराया था। तो क्योंकि नंबर ऑफ क्लेम्स ज़्यादा आ गए हैं, फ्लैट्स का अब कम पड़ रहे हैं, तो जो जेन्युइन होम बायर्स हैं और जिन्होंने सबसे पहले फ्लैट बुक करवाए हैं, ऐसे सदस्य जिनका कि डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट सेल हुआ है, तो उन सब की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी सदस्यों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना आवश्यक हो गया। परंतु ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आने वाले समय में महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में आप करा सकते हैं। तो इसलिए इतनी भागम भाग करने की या इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कि कृषि बिल्डर की तरफ से अपॉइंटमेंट का समय नहीं मिल रहा है। कृषि बिल्डर ने 3 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगाया हुआ है, जो सुबह 10 बजे लेकर शाम को 6 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं भी मिलता है तो भी जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं सोमवार से शनिवार तक, और रविवार को उनका ऑफिस बंद रहता है। तो जिन सदस्य को अपॉइंटमेंट मिल गई है वो वैसे करा सकते हैं, और जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो वो डायरेक्टली जाकर भी वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कृषि बिल्डर के कॉर्पोरेट ऑफिस में सेक्टर 66 गुड़गांव में होना है। कुछ लोगों ने पूछा था कि साइट पर क्यों नहीं हो सकता, तो साइट पर अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है और वहाँ कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि जहाँ पर कि बिल्डर अपना एक ऑफिस बनाकर वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सके। तो आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कृषि बिल्डर का कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ जाके आप अपना समय के अनुसार करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो कि अभी सुनने में आ रही हैं, जैसे कि मैंने आज से 2 दिन पहले ही व्हाट्सएप के माध्यम से आप सब लोगों को बताया था कि सीबीआई एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है पिछले 4 सालों से, जिसमें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक कंप्लेंट सबमिट की थी सीबीआई में कि शुभकामना बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड ने उनके साथ फ्रॉड किया है। और जिन सदस्यों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था उसमें से कुछ सदस्यों ने अपना लोन वापस करना या अपना लोन भरना बैंक को बंद कर दिया। इस कारण से ये कंप्लेंट हुई थी। इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है श्री SC भागवत, उनके थ्रू कुछ लोगों को बाय पोस्ट से समन मिला है, कुछ लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से और कुछ लोगों को ईमेल के माध्यम से समन मिला है। इस टाइप के समन पिछले 4 साल में काफ़ी लोगों को मिले हैं और काफ़ी सारे होम बायर्स ने जाकर अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए और जो उनका एक प्रश्नावली या एक क्वेश्चनर जो बना हुआ है उसके अनुसार उन्होंने जवाब उनको दिया है। इसी तरह के संबंध अभी भी आए हैं, जिसमें कि 22 तारीख को कुछ सदस्यों को जाकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो होम बायर्स रहे हैं या सिर्फ शुभकामना बिल्टेक में जिन्होंने शुभकामना सिटी और शुभकामना टेक होम में फ्लैट खरीदे, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है। तो उसमें कोई साथियों आपको घबराने की बात नहीं है। पिछले 4 साल में काफ़ी लोगों ने इस टाइप का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है जाकर। तो आप जिन भी सदस्यों को ये समन मिला उनको वो जाकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सकते हैं। और जो सदस्य 22 तारीख को नहीं पहुंच सकते तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर श्री SC भागवत जी से टेलीफोन के लिए बात करके उनको आप बता दीजिए कि मैं 22 को नहीं आ पाऊँगा, 23 को, 24 को या आगे वाले समय में मैं आके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दूँगा। इसी प्रकार का प्रोसीजर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दिल्ली पुलिस में भी
काफ़ी सारे होम बायर्स ने किया था, जिसमें कि दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को बुलाया था, उनकी वहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई थी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद में उनको वापस कर दिए गए थे। इसके अलावा अभी कुछ केसेस जो है पीयूष तिवारी और दिवाकर शर्मा के अगेंस्ट जो फोर्जरी का और फ्रॉड का जो केस कड़कड़डूमा कोर्ट में चल रहा है, उसमें अभी करीब हफ्ता भर पहले एक सुनवाई थी जिसमें कि अब अगली डेट मिल गई है। तो वो भी केस भी अपने लेवल पे चल रहा है और उसमें भी अभी आप मान के चलिए कम से कम 3-4 साल तो उसमें लगेंगे। ये जो केस है दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक अफेंस विंग ने जो हम लोगों ने एफआईआर की थी या कुछ अन्य होम बायर्स ने भी एफआईआर की थी, उन सबको क्लब करने के बाद में ये वाला दिल्ली पुलिस ने केस कड़कड़डूमा कोर्ट में फाइल किया था और अब उस पर आगे की कार्रवाई चल रही है। एनसीएलटी में अभी हमारी कुछ अपील्स के ऊपर हियरिंग चल रही है। इसमें करीब करीब 10 केस हैं जिनके ऊपर लगभग सुनवाई पूरी हो चुकी है और आगामी 30 जनवरी को उम्मीद है कि शायद एक फाइनल लेकिन वर्डिक्ट आ जाएगा। तो उसके बाद में हमारे कंस्ट्रक्शन की राह काफ़ी आसान होने जा रही है। टोटल 10 केसेस में से अनिंदिया इंफ्रास्ट्रक्चर का एक केस लगा हुआ है, एक शालिनी और कुछ अन्य सदस्यों ने इसमें केस लगाया है और इसके अलावा मेरे ऋषि कपूर के मेरे 4 केस लगे हुए हैं, गुलशन सेठी और अनुराधा सेठी का एक केस लगा हुआ है और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के 2 केस लगे हुए हैं। इन सभी टोटल 10 केसों के ऊपर काफ़ी कुछ सुनवाई हो चुकी है और उम्मीद है कि आगे आने वाली 30 जनवरी को कुछ ना कुछ इसके ऊपर वर्डिक्ट आएगा। इसके अतिरिक्त लोगों ने पूछा है कि सीओसी लिस्ट में का अपडेट रिविजन प्लान के बाद में या रिविजन प्लान की अप्रूवल से पहले कुछ सदस्यों ने अपना क्लेम फाइल किया था और उनको अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या उनका क्लेम एडमिट हुआ है या नहीं हुआ। आरपी आनंद सोनभद्र जी ने अक्टूबर 2019 में एक लिस्ट अपनी वेबसाइट पर, अपने ऑफिस की वेबसाइट पर और हम लोगों के साथ शेयर की थी और वही सीओसी लिस्ट मैंने आप सब सदस्यों के साथ भी शेयर की है। उसके बाद की जो लिस्ट है वो अभी तक हमें मिल नहीं पाई है। वो जो लिस्ट है वो अगर उसमें कुछ अपडेटेड है या एक रिवाइज लिस्ट अगर सीओसी की होगी तो वो लिस्ट आरपी श्री आनंद सोनभद्र जी ने एनसीएलटी के आदेश के अनुसार नए बिल्डर को दी होगी और अब वो मैटर उन दोनों के बीच में ही है। ऐसी कोई सीओसी लिस्ट अभी तक हमारे पास नहीं आई है। फिर भी मैं आनंद सोनभद्र जी को एक मेल लिखने जा रहा हूँ और उसमें अगर कोई ऐसी रिवाइज लिस्ट है अक्टूबर 2019 के बाद की और उसमें अगर कुछ फर्दर होम बायर्स का अगर उसमें नाम जुड़ा है तो वो लिस्ट जैसे ही मुझे मिलेगी तो मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करूँगा। अब इसके अलावा और भी कुछ सदस्य हैं जिन्होंने कि मुझसे पूछा है कि नॉमिनेशन क्या हम चेंज कर सकते हैं अपने बच्चों के नाम पर या कुछ पेंडेमिक के दौरान कुछ होम बायर्स के का स्वर्गवास हो गया है तो उनके परिवार वाले अब किस तरह से एक नया नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि इस विषय में कृषि बिल्डर से बात हुई और कृषि बिल्डर ने कहा है कि जब यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने पर या थोड़ा उससे पहले फिर से फ्रेश एक अलॉटमेंट लेटर, एक नया बिल्डर बायर एग्रीमेंट और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, शुभकामना सिटी से इसका कुछ नया नाम होगा कृषि बिल्डर की तरफ से, तो उसके अनुसार वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाएगी और उस समय जो भी होम बायर अपना नॉमिनेशन चेंज करना चाहते हैं या परिवार के अन्य सदस्य के नाम पर अलॉटमेंट लेटर या बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनवाना चाहते हैं तो उनका नॉमिनेशन उस स्थिति में हो सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान काफ़ी सदस्यों को समस्याएं आ रही हैं और उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे सूचित भी की है। मेरी कोर टीम को भी इस बारे में काफ़ी कुछ मुझे जानकारियाँ प्राप्त हुई है। उसके आधार पर मेरी कोर टीम ने जो आप लोगों के समक्ष जो जानकारी रखना चाहिए तो उसमें ऐसी स्थिति की जिसकी खासकर सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है उन होम बायर्स को
जिनके पास की बैंक स्टेटमेंट नहीं है, उन लोगों के पास अलॉटमेंट लेटर भी है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट भी है, पेमेंट की रिसीट्स भी हैं, परंतु बैंक स्टेटमेंट नहीं है। और क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट जो है आज से 2009 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और आज 2024 आ गया, तो करीब करीब आप मान के चलिए मेरी 14-15 साल हो गए हैं। और अब इतनी पुरानी बैंक स्टेटमेंट का किसी भी होम बायर के पास होना थोड़ी समस्या का कारण है। वैसे तो काफ़ी सारे होम बायर्स ने के पास बैंक स्टेटमेंट थी और उन्होंने उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, परंतु ऐसे होम बायर्स जिनका ऐसी बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध नहीं है, या ऐसे होम बायर्स जिनका बैंक अब किसी अन्य बैंक के साथ मर्ज हो गया है या उनकी बैंक ब्रांच बंद हो गई है, तो अब वो क्या करें। देखिए, अगर आपका किसी अन्य बैंक के साथ मर्ज हो गया है या आपकी बैंक ब्रांच बंद हो गई है, तो आप जो आपके बैंक का कस्टमर केयर सेंटर है या जो भी ब्रांच आपके एरिया में, क्योंकि आजकल तो सारी बैंक के मतलब कोर बैंकिंग ब्रांचेस हैं और कंप्यूटराइज ब्रांचेस हैं, तो आप किसी भी बैंक में जाकर या अपना जो जहाँ से आपने होम लोन लिया या अगर आपने लोन लिया भी नहीं है, सिर्फ वहाँ से आपके फ्लैट की किस्तें कटी हैं, तो उस बैंक से जाकर आप ईमेल के माध्यम से या उनके कॉन्टैक्ट सेंटर पे जाके आप मांग सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अपना ही केस बताता हूँ कि मैंने कॉरपोरेशन बैंक से मैंने लोन लिया था। कॉरपोरेशन बैंक जो कि बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया, और कुछ पेमेंट्स जो है मैंने अपना सैलरी अकाउंट था स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, उससे मैंने पेमेंट की थी, और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला भी फिर बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया। और मेरे पास भी कुछ बैंक स्टेटमेंट नहीं थी, तो मैंने स्टेट बैंक से जाकर मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि आपको कुछ नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ेगा, पर आपकी जो भी स्टेटमेंट है 2010, क्योंकि ज़्यादातर जो मैंने पेमेंट की 2010 से लेकर 2015 के बीच में मैंने पेमेंट की, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे फाइनेंशियल ईयर 2009-10 से लेकर और फाइनेंशियल ईयर 2016-17 तक की आप मुझे बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए। तो करीब 100 रुपये प्लस कुछ जीएसटी मेरा खर्च आया, और उन्होंने सारी बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट आउट मेरी ईमेल पर ही उन्होंने भेज दिए। जबकि वो जो पीरियड था वो सारी पेमेंट मैंने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से की थी। मर्ज होने पर वो एसबीआई में कन्वर्ट हो गया और एसबीआई ने मुझे सारी स्टेटमेंट मुझे निकाल के दे दी। इसी तरह से मैंने होम लोन कॉरपोरेशन बैंक से लिया था, और कॉरपोरेशन बैंक फिर बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया। तो मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाकर उनसे रिक्वेस्ट की, वहाँ पर मैंने एक लेटर सबमिट किया, और वहाँ से भी मुझे बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ जो बाकी दो डॉक्यूमेंट्स थे मुझे वहाँ से वो भी मिल गए। तो आज की तारीख में मेरे पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि मेरे पास शुरू में नहीं थे। तो इसी तरह से आप सभी होम बायर्स जो कि ऐसी समस्या आज की तारीख में फेस कर रहे हैं, वो सब अपने अपने कंसर्न बैंक से अगर संपर्क करते हैं तो उनको बैंक स्टेटमेंट वहाँ से मिल सकती है। कुछ होम बायर्स ने कहा था कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होती हैं और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन से वो मांग रहे हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसी कंडीशन पर आपको बिल्डर को दिखाना है जब आपने होम लोन लिया है, या तो आपने अपने ऑफिस से होम लोन लिया होगा या किसी बैंक से लोन लिया होगा। तो जब आपने अपने फ्लैट को मोर्गेज कराया होगा बैंक के साथ होम लोन लेने पर, तो उन्होंने एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाया होगा जिसमें कि आपका अलॉटमेंट लेटर होगा, आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट, आपका ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, और जो ओरिजिनल रिसीट्स जो आपने बिल्डर को पेमेंट की उसकी ओरिजिनल रिसीट्स आपने बैंक में जमा कराई होगी। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने बैंक में जमा कराए हैं उसकी लिस्ट बैंक आपको बना कर देगा, और वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का जो लेटर है जो बैंक ने इशू किया है वो आपको कृषि बिल्डर को जमा कराना है। तो इस तरह से आपकी वो भी सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो सकती है। अगर आपने अपने ऑफिस से लोन लिया तो ऑफिस में जो आपने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं तो उसकी एक लिस्ट अपने ऑफिस से बनवा कर एक लेटर के माध्यम से आप कृषि बिल्डर को सबमिट कर दीजिए, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ सदस्यों ने पूछा है कि जिसके मान लीजिए कि उनकी ओरिजिनल रिसीट्स उनकी मिसप्लेस हो गई है, या उनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, या उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो अपनी पेमेंट्स को वेरीफाई करा सके।
देखिए, जब आपने फ्लैट बुक कराया और उसके बाद में जो जो पेमेंट आपने बिल्डर को की है, दोनों ही केस में, अगर आपने होम लोन लिया तब भी और अगर आपने होम लोन नहीं लिया और आपने अपनी पर्सनल सेविंग से आपने पेमेंट की है, तो जब भी आपने बिल्डर को पेमेंट की, उस समय एक डिमांड लेटर बिल्डर ने आपको इशू की है। उस डिमांड लेटर में अगर आप देखेंगे तो उसमें टोटल पेमेंट आपने कितना किया और आज की तारीख में कितना आउटस्टैंडिंग है, वो दोनों चीज़ें उस डिमांड लेटर में लिखी हुई हैं। तो उसके आधार पर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है उससे भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, और अगर आपके पास बिल्डर का डिमांड लेटर है तो उससे हो सकता है। और फिर भी इसके बाद अगर ऐसी समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे आप बताते रहिए, मैं उनको नोट डाउन कर रहा हूँ। और जब सभी लोगों की सारी समस्याएं जब आ जाएंगी तो फिर एक ईमेल बिल्डर को आपकी कोटिंग की तरफ से लिखा जाएगा, और साथ में बिल्डर के साथ भी एक मीटिंग की जाएगी जिसमें कि उनसे इन सभी समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है उसके बारे में पूछा जाएगा। और भविष्य में आपकी कोटिंग की कोशिश ये रहेगी कि बिल्डर के साथ एक मीटिंग आप सभी होम बायर्स की हो, जिससे कि आप अपने सवाल डायरेक्टली बिल्डर के साथ आप उनसे पूछ सकें। कुछ सदस्य कह रहे थे कि उनका नाम सीओसी लिस्ट में नहीं है, तो सीओसी लिस्ट का जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया कि सीओसी लिस्ट जो अक्टूबर 2019 में आई थी वो लिस्ट अवेलेबल है, उसके बाद की लिस्ट अभी तक मिली नहीं, और जैसे ही वो लिस्ट मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस संबंध में मैं आरपी श्री आनंद सोनभद्रा जी से को मैं एक मेल लिखने जा रहा हूँ, और जैसे उसका जवाब मिलेगा तो मैं आपके साथ रिवाइज सीओसी लिस्ट अगर कोई है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे तो अगर आप देखते हैं कि रीजनल प्लान जो हमारा 22 सितंबर 2022 में अप्रूव हुआ, सॉरी 12 सितंबर 2022 को जो अप्रूव हुआ है, उसमें यही था कि रीजनल प्लान के अप्रूवल तक और उसके 60 दिन के बाद तक जो भी क्लेम आए हैं आरपी के पास या बिल्डर के पास वो सारे के सारे मान्य होंगे। एक अन्य सवाल है कि जब नया बिल्डर बायर एग्रीमेंट कृष बिल्डर द्वारा नया बिल्डर बायर एग्रीमेंट जब इशू किया जाएगा तो क्या उसमें वेलफेयर एसोसिएशन का कोई रोल रहेगा, और क्या नए बिल्डर बायर एग्रीमेंट में एस्केलेशन क्लोज जैसी भी कोई चीज़ होगी। देखिए, न्यू बिल्डर बायर एग्रीमेंट में एस्केलेशन क्लोज की संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्लान में देखेंगे तो प्लान और उसके बाद में प्लान अप्रूवल के बाद में एस्केलेशन क्लोज के लिए जब रीजनल प्लान की सुनवाई चल रही थी उसी दौरान कृष बिल्डर ने एस्केलेशन क्लोज को इंसर्ट करने की प्रेयर एनसीएलटी कोर्ट में लगाई थी, जो कि एनसीएलटी कोर्ट ने डिसअप्रूव कर दी थी, उनके एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया था। बाद में उन्होंने एस्केलेशन के लिए एनसीएलटी में अपना केस लगाया था, अपील की थी, और उसके बाद ही फिर 192 रुपये एस्केलेशन कॉस्ट अप्रूव हुई थी। और उस ऑर्डर में ये कहा गया था कि इसके बाद में किसी भी प्रकार की कोई भी एस्केलेशन अमान्य होगी, मानी नहीं जाएगी। तो उसके आधार पर देखें तो नया बिल्डर बायर एग्रीमेंट जब बनेगा तो उसमें एस्केलेशन क्लोज होने की संभावना ही नहीं है। दूसरी बात कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट और अलॉटमेंट लेटर जब नया इशू होगा तो क्या उसमें वेलफेयर एसोसिएशन का कोई रोल होगा। जी बिल्कुल रोल होगा। अगर कोई भी ऐसी चीज़ अगर होम बायर्स के अगेंस्ट पाई जाती है तो वेलफेयर एसोसिएशन आप सब लोगों की बिहाफ पर आवाज़ उठाएगी और बिल्डर के साथ उस बारे में मीटिंग करके उसका समाधान निकालेगी। तो आप ये मान के चलिए कि वेलफेयर एसोसिएशन का जैसे आप देख रहे हैं पिछले समय से, जिसकी हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑफेंसिंग में एफआईआर लगाई, या एनसीडीआरसी में हम लोगों का केस चला, और इस तरह से एनसीएलटी में भी केस चलता है, तो हम लगातार जो है सभी जगह पर जुड़े रहे हैं, और आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही हम लोगों ने हर जगह पर अपना प्रेशर बनाया, और उसके अनुसार अब अच्छे जो रिजल्ट हैं वो आपके सामने आ ही रहे हैं। और आरपी के साथ भी हम लोगों का काफ़ी अच्छा वो रहा, और आरपी ने जो कुछ भी हम लोगों ने कहा तो काफ़ी कुछ बातें आरपी ने भी हम लोग की सुनी और उसके अनुसार उसने काम किया, और
जैसा कि अभी आप देख रहे हैं तो क्रिश बिल्डर से भी जो मीटिंग्स हुई हैं तो क्रिश बिल्डर भी हम लोगों की बात को मान रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट इशू होगा या जब कंसेशन इशू होगा तो बिल्डर वेलफेयर एसोसिएशन की बात को नहीं मानेगा, बिल्कुल वो मानेगा। और अगर वो बिल्कुल सही तरह से काम ही कर रहा है तो हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर कुछ ऐसी बातें आती हैं कि जो कि होम बायर्स के विरुद्ध हैं तो हम उससे डिस्कशन करेंगे और उसको हमारी बात माननी पड़ेगी। और नहीं मानेगा तो फिर कोर्ट का रास्ता खुला है, क्योंकि आखिरकार ये जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है या जो भी फ्लैट्स हो रहे हैं वो सब हमारे होम बायर्स के हैं। और अगर हमारी होम बायर्स की बात ही नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग कोर्ट में फिर केस करेंगे। कुछ सदस्यों ने बताया कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो एक्नॉलेजमेंट क्रिश बिल्डर इशू कर रहा है उसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं है। देखिए, इसका सीधा सा जो जवाब है वो यही है कि मुझे जो लगता है कि बिल्डर जानबूझकर उसके ऊपर स्टैंप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अगर स्टैंप लगा कर देगा और कुछ तो एक वो मतलब कानूनी अड़चन शुरू हो जाएगी। अगर आप रिलेशन प्लान में को अगर आपने पढ़ा है भाई रिलेशन प्लान का जो वर्डिक्ट आया है एनसीएलटी का, उसको अगर आप पढ़ते हैं तो उन 24 पेजों में से जो आखिरी के 2-3 पेजेस हैं उसमें कहीं पर लिखा हुआ है कि क्लेम से संबंधित और इस प्रोजेक्ट से संबंधित फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं वो सारा का सारा मटेरियल आरपी श्री आनंद सोनभद्र जी को, नए बिल्डर को सौंपना है। और उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि बिल्डर जो है बाद में होम बायर्स का इंडिविजुअल क्लेम चेक करेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। अब क्योंकि स्थिति थोड़ी सी अलग हुई है, क्योंकि रिलेशन प्लान को अप्रूव होने में 3 साल लग गए और उस दौरान काफ़ी सारे क्लेम आ गए, आज भी क्लेम आ रहे हैं। तो उस क्लेम को सर्टिफाई करने के लिए एक्चुअल होम बायर के साथ पूरी तरह से न्याय हो, उसी को फ्लैट मिले, किसी दूसरे को ना मिले। कुछ जो बिल्डर के एजेंट अभी भी कोशिश कर रहे हैं उनकी चालों को समझने के लिए, उनको इस प्रोजेक्ट से बाहर करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो जो मुझे लगता है कि इसीलिए वो आपको स्टैंपिंग करके दे नहीं रहा है। एक जस्ट उन्होंने चेकलिस्ट बनाई है एक प्लेन A4 शीट के ऊपर, उसमें उन्होंने एक बनाया कि ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो गया, बैंक स्टेटमेंट और ओरिजिनल रिसीट्स आ गई हैं और इनका कोई बैंक लोन नहीं है। इस तरह से जो स्टेटमेंट बनाकर उस पर उन्होंने, एक आदमी ने आपके पेपर चेक किए, दूसरे ने उसको वेरीफाई किया और दोनों ने साइन करके आपको एक एक्नॉलेजमेंट दे दी है। तो उसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर कानूनी अड़चन या कानूनी समस्या आती है तो बिल्डर ने तो आप सब लोगों को मेल तो लिखा ही है। अगर वो मेल लिखकर ही अगर जब उसने आपको बुलाया और उसके बेस पर आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया तो वो भी एक तरह से आपके पास एक्नॉलेजमेंट ही है। तो उसमें इतना कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। कभी भी कुछ चीज़ें जो है हमें मतलब कि कानून के अनुसार भी सोचनी पड़ती है। तो शायद क्रिश बिल्डर जानबूझकर उसमें स्टैंपिंग नहीं करा, तो उसमें कोई ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। जो सदस्य बैक टावर से हैं उन सदस्यों को आगे के खाली पड़े फ्रंट टावर में कैसे एडजस्ट किया जाएगा, और ऐसे बैक टावर के सदस्य जिन्होंने कि पीएलसी पेड किया है, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ये प्रोजेक्ट है उसमें ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर के फ्लोर सबका रेट अलग है। 10 फ्लोर के बाद में पीएलसी चार्जेस नहीं थे, मतलब कि ग्राउंड से ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर तक अगर किसी ने अगर अपना फ्लैट बुक कराया तो बिल्डर ने उससे कुछ एडिशनल अमाउंट लिया था जिसको हम पीएलसी कहते हैं, पर उससे 10 मंजिल से ऊपर किसी ने बुक कराया तो उसके ऊपर कोई पीएलसी चार्ज नहीं था। तो ऐसे सदस्य जिन्होंने पीएलसी पेड किया है और अब उनको फ्रंट टावर में आना है या दूसरा फ्लैट उनको मिलेगा, तो उसका मैकेनिज्म बिल्डर ने क्या अपनाया है। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है रिलेशन प्लान का हिस्सा है और उसमें इन सब चीज़ों की व्यवस्था की गई है। और ऐसी कोई भी अगर समस्या आती है तो वो होम बायर्स के साथ बिल्डर जो भी वार्ता करेगा और जिस डिसीजन पर सभी लोग राजी होंगे तो उसी हिसाब से फिर उनका अलॉटमेंट होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आगे भविष्य में डिसाइड होनी है,
या जब आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट इशू होगा, अलॉटमेंट लेटर इशू होगा, तो ये सारी चीज़ें उस समय आएंगी और उस समय इन सब चीज़ों का समाधान हो जाएगा। करीब करीब यही सवाल थे जो कि मेरे सामने आए थे, जिनका मैंने आपको जवाब दिया। इसके अलावा अगर कोई भी, अगर आपका अन्य कोई सवाल है तो अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं उन सबका को शामिल करना चाहूँगा, और अगला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपके साथ NCLT का जो आदेश आया है और उसके हिसाब से जो रेशन प्लान अप्रूव हुआ है उसके ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। रेशन प्लान जो है आनंद श्री सोनभद्र जी ने सभी होम बायर्स को भेजा है। अगर आप अपनी ईमेल्स को चेक करेंगे तो आपको रेशन प्लान मिल जाएगा। उस रेशन प्लान को आप सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि जब भी आपका समय हो थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए। करीब 60-65 पेज का ये एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रेशन प्लान के अप्रूवल से पहले था, अब क्योंकि रेशन प्लान अप्रूव हो गया है तो अब ये कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा है। तो 60-65 पेज का ये प्लान है जो कि आप सब लोग उसे पढ़ सकते हैं। उससे आपको पूरे प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और उसमें जो भी आपके संदेह हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, वो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर भेज दीजिए। तो जब मैं अगली वीडियो रीजनल प्लान के डिस्कशन में बनाऊंगा तो उन सब का भी मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। इन सभी शब्दों के साथ जो भी आपकी क्वेरीज थी मैंने उनको आंसर किया, और अगली वीडियो में फिर से मैं आपके सामने शामिल होऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अभी तक 3 वीडियो बन चुकी है तो उसमें करीब करीब जितने भी पॉसिबल आंसर्स थे या आपकी पॉसिबल क्वेरीज थी उन सब का मैंने समावेश किया है। तो अगर आप इन तीनों वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अभी तक जो भी समस्याएं रही हैं हमारे प्रोजेक्ट में उससे आप भली भांति परिचित हो सकते हैं, और उसके बाद में भी कोई अगर आपके सवाल रह जाते हैं तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।